मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें साइंस आती है, जिसमें केमिस्ट्री आती है, हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है एक आधारशिला के रूप में काम अपने पास में बहुत जहरीली ट्रिक है। देखो जहरीली ट्रिक क्या है। पहली ट्रिक है बहुत सिंपल शानदार, कुछ नहीं करना है आपको, ये लिख दिए 4 कक्षाएं, इनको ऐसे करके भाई आपको जो भी ठीक लगे, चाहे तो ये वाली ठीक लगे, चाहे आपको ये वाली ठीक लगे, उस किसी भी ट्रिक से आप ऐसा पर बेटा अब जो आर्गन है ना, ये फिर से अगेन कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम आइडियल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये फुल कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महाकाल नॉलेज जोन यूट्यूब चैनल। आपका आज की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरे को उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी जारी होगी, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जिन लोगों के पेपर खत्म हो गए हैं वे आगे की क्लासों के बारे में थोड़ा बहुत जरूर सोच रहे होंगे। तो इसी के साथ में अपन एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सबके लिए है 9, 10, 11, 12 जो नीट की तैयारी कर रहा है, पीएनएसटी साइंस वर्ग 2 जो अभी चयन परीक्षा होने वाली है, सबके लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में आपको मैं इसका बेसिक पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ में इसकी जबरदस्त जबरा जहरीली ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। तो बस देखते रहिए, समझते रहिए। जो चीजें समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है नवीन सिंह राहा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके पहले उसके बेसिक बातों के, बेसिक चीजों के बारे में अपन बात कर लेना तो ज्यादा अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। इसलिए अपन बेसिक बिफोर द टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है किसके बारे में, सबसे पहले जानना है कक्ष, जिसको इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, या शेल कहते हैं, इसके बारे में। तो हम कक्षा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में उपकक्षा के बारे में जानेंगे। उपकक्षा जिसको हम इंग्लिश में सब ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ऑर्बिट। और फिर हम थोड़ी बहुत और जानकारी जानेंगे हम कक्षक, मतलब ऑर्बिटल के बारे में। ठीक। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना तो हम लोग बहुत पहले से, मतलब छोटी कक्षाओं से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमाणु का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि बीच में जो है एक धनावेशित भाग होता है ना। इस धनावेशित भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? वो इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके आसपास में जो है, इसके आसपास में ऐसे कुछ गोलाकार मार्ग पाए जाते हैं। इन गोलाकार मार्गों को क्या कहा जाता है? इन्हीं गोलाकार मार्गों को क्या कहते हैं बेटा? कक्षा कहते हैं, है ना। इन कक्षाओं को हम लोग बहुत सारे संकेतों से दर्शा सकते हैं। कक्षाओं को हम n बराबर से 1, n बराबर से 2, n बराबर से 3 और भी कक्षाएं आ रही तो n बराबर से 4 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर कक्षाओं को हम k, l, m, n करके भी ऐसे दर्शा सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। तो ये तो ना बहुत छोटी सी कक्षा की बात थी कि भाई 9वीं क्लास में हम लोग ये सब चीजें जान जाते हैं। अब थोड़ी सी आगे की अगर बात करें तो हमें पता होता है कि भाई कक्षाओं में हमने पहले से पढ़ रखा है कि कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कक्षाओं में रह करके नाभिक का क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इतनी बात हम लोग को पता है। लेकिन अब जो है थोड़ा हम इसको आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि यार कक्षाओं में ही बस इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देखो मैं आपको एक एग्जांपल की तरह अगर बोलूं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आप कहां रहते हो, तो आपने सबसे पहले अपने गांव का या फिर शहर का नाम बताया कि मैं यहां रहता हूं। पर मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग मान लो तुम लोग रहते हो दिल्ली में, तो क्या पूरा दिल्ली भर में रहते हो आप? नहीं। तो फिर आप गांव का नाम अगर बताए तो फिर आपको मैं बोलूंगा कि यार वहां भी कहां, कि गांव में रहते हो तो गांव में कहां, तो फिर आप बताओगे अपने मोहल्ले का नाम, है ना। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि यार मोहल्ले में भी कहां, क्योंकि पूरे मोहल्ले भर में तो नहीं रहते, तो फिर आप अपने घर का पता बताओगे, ठीक है। इसी सेम तरीके से बेटा ये जो कक्षा है ना, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन का क्या है? गांव है। ये जो कक्षा है ये इलेक्ट्रॉन का गांव है कि इस गांव में, मतलब इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फिर बात आती है कि अगर सर ये इलेक्ट्रॉन का गांव है
तो फिर इलेक्ट्रॉन की कक्षा का मतलब इलेक्ट्रॉन का मोहल्ला मतलब इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा भी होगी, मोहल्ला भी होगा, उसका घर भी होगा, बिल्कुल। तो भैया जहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बड़ा क्या होता है, अब यहां में से बताओ, तो सबसे बड़ा होता है गांव, फिर उससे छोटा कौन होता है मोहल्ला, और उससे छोटा कौन होता है घर। मैं आपको ये चीज कंपेयर करके बता रहा हूं कि ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन जहां पर पाया जाता है बड़े से एरिया को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। फिर इस कक्षा से छोटा एरिया होता है जिसे उपकक्षा कहते हैं, और इस उपकक्षा से भी छोटा एरिया होता है जिसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर एक इलेक्ट्रॉन का पता लगाना चाहें कि वह कहां रहता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, किस कक्षा में है तो फिर पता होना चाहिए कि किस उपकक्षा में है, और किस उपकक्षा में पता है तो फिर पता होना चाहिए कि वह किस कक्षक में है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कक्षा, उपकक्षा और कक्षकों के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाते हैं। अब बात यह है, कक्षाओं के बारे में तो आप जान गए कि भैया नाभिक के आसपास ऐसे गोलाकार मार्ग हैं, इनको कक्षाएं कहते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि उपकक्षाएं क्या होती हैं। देखिए, जो उपकक्षाएं हैं वो भैया कितने प्रकार की होती हैं, तो उपकक्षाएं टोटल कितने प्रकार की होती हैं भैया, 4 प्रकार की होती हैं, एस पी डी एफ। ऐसे ही आपको क्रम ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप लोग एक बात ध्यान रखना कि ये जो उपकक्षाएं हैं ये कक्षा से क्या है, छोटी हैं, ठीक है। मतलब ये कक्षाओं के अंदर ही पाई जाती है, जैसे कि गांव के अंदर ही मोहल्ले होंगे ना, उसी तरीके से कक्षाओं के अंदर ही क्या होती हैं, उपकक्षाएं होती हैं। तो फिर बात ये आती है कि हमें पता भी तो होना चाहिए कि यार ये जो एस है, ये जो एस उपकक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि अलग अलग मोहल्ले में घरों की संख्या अलग अलग होती है, वैसे ही अलग अलग कक्षाओं, उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होती है। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। तो ये ध्यान रख लेना, एक ट्रिक है छोटी सी कि आप इस चीज को ध्यान रख पाए कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी। देखो ये एस है, इसको अगर आप ऐसे उल्टा कर दोगे तो ये 2 बन जाएगा, बनेगा क्या नहीं। अगर इसको आप ऐसे उल्टा कर दो तो एस का क्या बन जाएगा, 2 चल गई। अब ये पी है, पी को अगर ऐसे उल्टा करके लिख दें, है ना, तो पी को अगर ऐसे उल्टा करके लिख दें तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये क्या बन गया, 6 की तरह बन गया। इसका मतलब ध्यान रखना कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। डी, डी डा से डी और डा से ही 10, दा से डी मतलब दा समझ लो कि डी और 10 है ना, कि डी में कितने जाते हैं, 10 जाते हैं। एफ, एफ फॉर 14, 14 मतलब 14, कि एफ में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है कि भैया एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं एस में, 2। पी में उनके नामों से रिलेट करके पढ़ना, एस में कितने जाते हैं, 2 जाते हैं, पी में कितने जाते हैं, 6 जाते हैं, डी में डी से दा से 10, ठीक है ऐसे, और एफ से 14, 14 मतलब 14 है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें, 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये बात आपको पता चल गई कि सबसे बड़ा होता है कक्षा, उसके बाद होता है उपकक्षा, और उससे छोटा होता है कौन, कक्षक, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और छोटी सी अगर मैं बात बता दूं, जब हम एस कक्षक को पढ़ते हैं ना, तो एस कक्षक मतलब एस उपकक्षा में हम लोग एक डब्बा बनाते हैं। पी में कितने डब्बे बनाते हैं, पी में हम लोग बनाते हैं 3 डब्बे। डी में कितने डब्बे बनाते हैं भैया, तो डी में हम लोग बनाते हैं 5 डब्बे, 4-5 डब्बे काय में डी में बनाते हैं ना। और एफ में कितने बनाते हैं हम लोग, 7 डब्बे। ये बात आप ध्यान में रखना। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि इनमें इतने ही इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं। देखो एक डब्बे को अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये एफ है ना, तो इन सभी डब्बों को एक साथ क्या कहेंगे, एफ उपकक्षा कहेंगे। इन सारे डब्बों को एक साथ एफ उपकक्षा कहेंगे, ठीक है। और इनमें से एक डब्बे को, इनमें से मात्र एक डब्बे को क्या कहेंगे, एफ कक्षक कहेंगे। तो यहां से आ गया कौन, कक्षक आ गया, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो कक्षा सबसे बड़ी रही, इन कक्षाओं के अंदर आपको क्या मिला, उपकक्षाएं मिली, ये उपकक्षाएं, और उन उपकक्षाओं के अंदर आपको क्या मिले, कक्षक मिले। तो ये क्रम रहता है कि सबसे बड़ा कक्षा, उससे छोटी उपकक्षा, और उससे छोटा कौन, कक्षक। अब बात दूसरी जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इन ऑर्बिटल्स में
ये जो कक्षाएं है ना, इन ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि एक जो ऑर्बिटल है ना उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं मैक्सिमम। तो आप बताइए एस जो है इसमें कितने डब्बे बनते हैं? एक डब्बा बनता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 1 और 2, मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर अगर अपन पी की बात करें तो पी में कितने डब्बे बने हैं भैया? पी में है 3 डब्बे, और एक डब्बा में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। तो फिर तीनों डब्बे में कितने चले जाएंगे? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसलिए इसमें 6 जा रहे हैं। अब डी में अगर देखें तो डी में कितने डब्बे बने हैं? 5। एक डब्बे में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो पांचों डब्बे में कितने चले जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसलिए हमने बताया है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और जबकि एफ की बात करें तो एफ के एक में जाएंगे कितने? 2, तो 7 है इसमें, तो 7 दूनी कितने चले जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है। अब लेकिन सर जिस तरीके से छोटे मोहल्ला है, मान लो एक छोटा सा गांव है तो उसमें कम मोहल्ले होते हैं, बड़ा गांव है तो उसमें ज्यादा मोहल्ले होते हैं, और बड़ा गांव है शहर है तो उसमें और ज्यादा मोहल्ले होते हैं। उसी तरीके से जितनी छोटी कक्षा होती है उसमें उतनी ही कम उपकक्षाएं होती हैं, है ना। तो हमको पता करना है मतलब कौन सी कक्षा में कितनी उपकक्षाएं होती हैं। तो इसके लिए ऑफ-बाउ का नियम पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऑफ-बाउ का नियम क्या कहता है कि कौन सी कक्षा में कौन सी उपकक्षाएं होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो देखो मैंने कहा n बराबर से 1 मतलब पहली कक्षा, n बराबर से 2 मतलब दूसरी कक्षा, n बराबर से 3 मतलब तीसरी कक्षा, n बराबर से 4 चौथी, n बराबर से 5, n बराबर से 6, n बराबर से 7 और n बराबर से 8। मान लीजिए इतनी कक्षाएं हैं मेरे पास में। अब आप समझ लो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि पहली कक्षा सबसे छोटी, दूसरी बड़ी है, तीसरी और बड़ी, चौथी और बड़ी आएगी। इसका मतलब है कि जब हम इससे दूर जाते जा रहे हैं नाभिकों से तो कक्षाओं का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। और मैं वही बोला कि जैसे जैसे गांव का आकार बढ़ेगा मोहल्ले बढ़ेंगे, उसी तरीके कि जैसे जैसे कक्षाओं का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे उपकक्षाओं की संख्या बढ़ेगी। अब आप जरा समझना, देखिए पहली कक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? एस बस मिलेगा क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। दूसरी में आपको क्या क्या मिलेगा भैया? एस और पी मिलेगा, है ना। फिर तीसरे में आपको मिलेगा एस पी और डी। फिर चौथे में आपको मिलेगा एस पी डी और एफ, है ना। और ये चीज बिल्कुल रिपीट होने लगेगी। ये पांचवें में भी सेम मिल जाएगा और छठवें में भी सेम मिल जाएगा और ऐसे ही आठवें में भी आपको सेम यही चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें पता कैसा चलना चाहिए भाई कि भाई कौन किसका एस है कौन किसका पी है। तो हम क्या करते हैं, इन उपकक्षाओं के सामने ना इनके कक्षा के नंबर डाल देते हैं, है ना। कि पहली कक्षा का एस है तो इसको लिख देते हैं 1s, ये दूसरी कक्षा का एस है तो 2s 2p, है ना। तीसरी कक्षा के हैं तो 3s 3p 3d, है ना। चौथी कक्षा के हैं तो 4s 4p 4d 4f, है ना। ऐसे ही 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f, है ना। फिर ये 7s 7p 7d 7f और 8s 8p 8d और 8f। इस तरीके से हमने कर दिया मामला सेट। ठीक है, अब बात ये आती है, ऑफ-बाउ के नियम से हमको पहली बात क्या पता चली कि हमको ये पता चल गया कि कौन सी कक्षा में कितने उपकक्षाएं हमको मिलती हैं। अब ऑफ-बाउ के नियम से पहली तो बात क्या पता चलती है कि कक्षा में कौन कौन सी उपकक्षा है, ये हमको पहली बात पता चली, है ना। दूसरी बात पता चलती है कि उप कक्षाओं की ऊर्जा का क्रम, मतलब एनर्जी लेवल पता चलते हैं कि कौन सी उपकक्षा का एनर्जी लेवल कितना है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने इस नियम में हमें एक तरीका पता चलता है। वो तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, इनको ऐसे क्रॉस करके काटिए, ऐसे एक के नीचे एक काटना है। इसको लिखते समय ध्यान रखना जब आप लिख रहे होगे तो
कि एक के नीचे एक आए चीजें, है ना, ऐसे और ऐसे। ठीक, फिर आफबाउ के नियम से हमें पता चलता है कि अगर हम यहां से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें, यहां से, और हर बार यहां आने के बाद में फिर से रिटर्न इस पोजीशन पर जाएं, ऐसे हर बार ऐसा ही करें, यहां आ जाएं, यहां से रिटर्न यहीं जाना है ना, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे 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 ऐसे, यहां पहुंच गए, फिर यहां के बाद फिर यहां आ गए, फिर यहां के बाद फिर से यहां आ गए, है ना, फिर ऐसे फिर आ गए, तो हमको एक क्रम ऑर्डर प्राप्त होगा, है ना। तो उस क्रम को ही उपकक्षाओं की ऊर्जा का क्या कहेंगे, क्रम कहेंगे। तो सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, अगर यहां से चलना चालू कर रहा हूं तो सबसे पहले प्राप्त होगा मेरे को 1s, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में 1s के बाद में कौन प्राप्त होगा, 2s के बाद में कौन प्राप्त होगा, 2p, फिर 2p के बाद में क्या प्राप्त होगा, 3s, फिर 3s के बाद में क्या प्राप्त होगा, 3p, फिर 3p के बाद में क्या मिलेगा मेरे को, 4s मिलेगा, है ना। फिर 4s के बाद में क्या मिलेगा, 3d, फिर 3d के बाद में क्या मिलेगा, 4p, 4p के बाद में क्या मिलेगा, 5s, 5s के बाद में क्या मिलेगा भैया, 4d, 4d के बाद में क्या मिलेगा, 5p, 5p के बाद में क्या मिलेगा, 6s, है ना। 6s के बाद में क्या मिलेगा, 6p, फिर 6p के बाद में मिलेगा 7s, 7s के बाद में क्या मिलेगा, 5f, 5f के बाद में मिलेगा 6d, 6d के बाद में मिलेगा 7d, 7d के बाद में मिलेगा 8s, और ऐसे आप लिख सकते हो फिर ऐसे आगे भी कर करके कि इसको यहां से, जैसे अपन कहां पहुंचे, यहां पहुंचे, तो फिर यहां के बाद कहां जाएंगे, यहां से ऐसा लिखेंगे, फिर ये लिख करके ऐसे ऐसे करके अपन इसको लास्ट तक के बढ़ा करके कहां तक लिख सकते हैं, 8f तक के हमको मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये जो क्रम है ना, इस क्रम के अनुसार जो है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ये। इसका मतलब है कि यहां से अगर हम चालू करेंगे ना, यहां से ऊर्जा कम रहेगी, यहां कम ऊर्जा है, और इधर जो है वो अधिक ऊर्जा, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ऊर्जा जो है वो क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। ऐसा बताया था किसने, आफबाउ ने। और फिर आफबाउ ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका सिंपल मतलब यह निकलता है कि अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर डालना है तो सबसे पहले मैं कम ऊर्जा वाली चीजों में इलेक्ट्रॉन डालूंगा, फिर अधिक ऊर्जा वाली चीजों में डालूंगा। इसका मतलब है कि इन सभी में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर 2s में, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा काय में, 1s में, फिर 2s में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4, ऐसा ये एक क्रम प्राप्त हुआ है। और बच्चों इसी क्रम को, जिस क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, इसी क्रम को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यही जो सेम क्रम हमने पढ़ा है, इसी सेम क्रम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि मैंने कहा क्या है उसको फिर से समझना, कि जैसे कि सोडियम है, सोडियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं, 11, परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम में कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां होगा इसका पता लगाना है, तो ये क्रम है हमारे पास में, ठीक है, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काय में जाएगा, 1s में। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते, तो 1s में कितने गए होंगे, 2 गए। तो भैया 11 में से 2 चले गए, अब कितने बचे आपके पास में, अब 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो फिर अब नेक्स्ट कौन है, 2s है। 2s में कितने जाएंगे, 2s में कितने जाएंगे, अब s है तो यहां पर भी 2 जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। 11 में से 4 खत्म हो गए, तो अब हमारे पास कितने बचे, तो 7 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना। फिर आता है कौन, 2p आएगा, आएगा कि नहीं 2p। 2p में p में कितने जाते हैं, 6 जाते हैं। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो 6 इसमें भर दीजिए। अब आपके पास कितना बचा, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन काय में जाएगा, अगले वाले में 3s में, 3s1। ये जो चीज प्राप्त हो गई, ये जो आपने लिखा है ना, वास्तव में ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मेरे हिसाब से।
कि इस तरीके से हमने जिस कक्षा में जितनी उपकक्षाएं मिल रही थी उनको ऐसे जमा करके, उनको ऐसे ऐसे क्रॉस करके, और इस तरीके से जब हम चले तो हमको एक ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम प्राप्त हुआ। इस बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को भरना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और इस नियम के बाद इसको सब कुछ हमें कौन से नियम से प्राप्त होता है? ऑफ-बाउ के नियम से। तो ये फुल कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। अब ये जो चीज आपने पढ़ा है ना, ये हर एक चीज का ना एक बेस है। कहने का मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें साइंस आती है, जिसमें केमिस्ट्री आती है, उस हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है एक आधारशिला के रूप में काम करता है। अगर आपको ये बनता है तो आप बहुत सारे टॉपिकों को आराम से समझ सकते हो। इसलिए 11वीं कक्षा में और 9वीं कक्षा से ही इसकी पृष्ठभूमि रख दी जाती। इसलिए ध्यान से इस चीज को सीख लो तो आगे के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अब लेकिन दिक्कत ये है हमको कि हम लोग को समझ में तो आ गया, ठीक है ऐसा ऐसा है सर, लेकिन बात ये है सर इसको याद कैसे रखें कि 1s के बाद में 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, किसके बाद में कौन आएगा ये क्रम भूल जाते हैं। तो डोंट वरी, डोंट वरी, अपन बताते हैं आपको, टेंशन मत लो। अपने पास में बहुत जहरीली ट्रिक है। देखो जहरीली ट्रिक क्या है? जहरीली ट्रिक। अब देखो अपने पास में 2 ट्रिक है भैया, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं पहली ट्रिक बताता हूं, फिर दूसरी बताता हूं। आपको जैसी वाली जो ठीक लगेगी आप उस तरीके से याद रख लेना, ठीक। देखो बेटा ट्रिक नंबर 1 है ये, है ना, ये ट्रिक 1 बता रहा हूं मैं। देखो उपकक्षाएं कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, सॉरी। सबसे पहले है S, फिर कौन है P, फिर कौन है D, और फिर कौन है F। ये है। हम जानते हैं कि सबसे पहले नंबर पर कौन को लिख रहे हैं अपन? S को, दूसरे नंबर पर P को, तीसरे नंबर पर D को, और चौथे नंबर पर F को। ये ध्यान रखना किसको कौन सा नंबर दिए हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम बनाने के लिए, ऑर्डर बनाने के लिए आपने करना क्या है, जो मैं बता रहा हूं वो करना है। देखो यहां से उल्टा चलना है, पहले इसको लिखो, फिर ऐसे उल्टा चलना है, फिर यहां से चलना है, और यहां से चलना है, समझना। और हर एक शब्द को कितने टाइम्स रिपीट करना है बेटा? 2 टाइम्स आपको हर एक वर्ड को रिपीट करना है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले S, तो S को 2 बार लिख दो, S S। फिर अब यहां से ऐसे चलोगे, है ना, तो सबसे पहले कौन आएगा? P और S, एक बार लिखा गया, फिर 2 बार लिखो। सबसे पहले लिख दिए P, फिर कौन? S, ये एक बार हुआ, अब फिर से एक बार रिपीट करना है तो PS, ठीक। इतना समझ में ना? कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि S से चलना चालू करना है तो S को 2 बार लिखे, फिर यहां से ये जोड़ा लिए, PS लिखे, PS लिख दिए, फिर एक बार और PS लिख दिए, ठीक है। अब यहां से D से, इसको भी 2 बार रिपीट करना है, DPS DPS DPS, और फिर से DP और S लिख दिए, यहां से इतना कर दिए। फिर यहां से FDPS FDPS 2 बार, FDPS FDPS, समझ गए? इतना कर लिए हमने। ये पहली चीज समझ में आ गई कि हमने रिपीट करा। फिर क्या करना है? दूसरे नंबर पर ये दो टाइम्स रिपीट तो कर दिए, फिर हमको क्या लिखना है? गिनती लिखना है। क्या लिखना है भैया? गिनती। गिनती तो आपको आती है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जिसकी गिनती जहां से चालू हो रही है वहीं से उसकी गिनती लिखना है। कहने का मतलब S की गिनती कहां चालू हो रही है? 1 से, तो आपको S के सामने गिनती 1 से लिखना है, समझ गए ना? कहने का मतलब S की गिनती 1 से चालू हो रही है ना, तो यहां से 1 से चालू करोगे, 1 लिख दिए। अब जहां जहां S है वहां वहां पर आप उसकी गिनती लिख दो, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, और ये 8, ठीक है भाई। अब S की गिनती तो लिखा गई, अब किसकी गिनती लिखना है? P की। P की गिनती कहां चालू हो गई? 2 से, तो आपको 2 से चालू करना है, तो पहला P ये है तो इसको 2 दे दिए, फिर ये आ गया 3, फिर P के सामने बस लिखना है P की गिनती, ये 4, फिर अब P कहां? ये है 5, फिर ये क्या हो गया? 6, फिर ये क्या हो गया? 7,
ठीक, अब किसका नंबर आया, अब डी का। अब डी की गिनती कहां से चालू होगी भैया, 3 से। तो डी देखो पहले, ये आया डी, तो ये आ गया 3D, है ना। फिर आ गया 3 के बाद 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6। ठीक है, अब एफ की गिनती कहां चालू हो रही है, 4 से, है ना। तो इसका 4 से चालू कर दो। कहां है एफ पहले नंबर पर, ये, तो इसको 4 मिलेगा, है ना। तो ये 4, फिर ये हो गया 5। समझ में आया क्या, आपको ये क्रम प्राप्त हुआ, आपको ये क्या प्राप्त हुआ, क्रम प्राप्त हो गया क्या नहीं हो गया। यही क्रम क्या है, यही क्रम आपने यहां भी बनाए हो, देखो 1s 2s 2p 3s 3p, देखो यहां पर भी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5f, बिल्कुल ऐसे ही करे हो। चेक करने के लिए आप देख लो 5p के बाद में क्या आ रहा है, 6s, इस तरफ देख लो अपने, इसमें आ रहा है कि नहीं। 5p के बाद में क्या आ रहा है, 5p कहां है, 6s आ रहा है कि नहीं, ये चीज। इस तरीके से आप ये क्रम को याद रख सकते हो। ये पहली ट्रिक रही, बहुत सिंपल शानदार, कुछ नहीं करना है आपको, ये लिख दिए 4 कक्षाएं, इनको ऐसे करके रिपीट करते जाओ और जिसकी जो नंबर मिला है उससे उसकी गिनती लिख दो, बात खत्म। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा टेक्निकल बात बेटा, कि जब ये कक्षाएं बदलेंगी, ये जो वास्तव में ये जो आपने 1 2 लिखा है ना, ये उनकी कक्षाओं की संख्या है। तो जब कक्षा बदलेगी ना, तो इनके बीच में आप कॉमा जरूर लगाना। जैसे यहां पर कक्षाएं बदल गई, कॉमा लग गया, यहां नहीं बदल रही है, नहीं लगाए, यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, यहां, मतलब जहां भी कक्षाएं बदल रही हैं वहां पर अपने को क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो इस तरीके से हमने काम कर लिया। तो ये पहली ट्रिक थी आपको उसको याद रखने की, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड ट्रिक। तो सेकेंड ट्रिक क्या है, देखो इसके लिए आपको ना एक गाना याद रखना पड़ेगा। तो आपको एक पोयम याद करनी, क्या है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल धासु पब्लिक स्कूल, धासु पब्लिक स्कूल, फाड़ू धासु पब्लिक स्कूल, फाड़ू धासु पब्लिक स्कूल। ऐसे मतलब आपको ये याद रखनी, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब ट्रिक तो है भाई, किसी भी तरीके से अपने को चीजें याद होनी चाहिए, बस अपना तो ये उद्देश्य है। अब आप इसको डिकोड करते हैं। डिकोड करने का मतलब है कि हम इसको समझें अगर, तो यहां से आपको पहले पहले वर्ड को पिक कर लेना जिनके उसमें अंडरलाइन है। जैसे कि देखो एस एस पी एस पी एस, ठीक है। फिर यहां से डी पी एस, यहां तक हो गया। फिर क्या आ जाएगा, फिर से डी पी एस हो गया, यहां तक हो गया। फिर आ गया क्या, एफ डी पी एस एफ डी पी और एस, ये आ गया। फिर से सेम अपन उसी सीक्वेंस पे पहुंच गए। अब बस अपने को वही गिनती वाला सिस्टम ध्यान रखना है, गिनती वाला सिस्टम ध्यान रखना है कि भैया एस की गिनती 1 से, तो एस के सामने हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1s 2s, यहां जहां जहां ऐसा वहां उसकी गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर आ गया 8, ठीक है। अब बात करेंगे इकाई की, पी की। तो पी की 2 से चालू हो रही, तो 2, यहां 3, ये आ गया 4, ये 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। फिर डी की कहां से चालू होती है, 3 से। तो डी के इसमें 3 से चालू कर दो, डी कहां है, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। फिर आ गया अपन एफ में, एफ की गिनती कहां से चालू होती है भैया, एफ की गिनती चालू होती है 4 से। तो 4 कहां पर है, देखो ये 4, फिर ये हो गया 5, हो गया। अब वेरीफाई कर लो इस चीज को, हमने जो ये क्रम बनाया था इसको वेरीफाई कर लो कि हमने सही क्रम बनाया है कि नहीं। और आप लोग ध्यान से और देख लेना, जैसे कि यहाँ 6p के बाद में 7s और 7s के बाद में 5f आ रहा है, तो अपन देख लेते हैं अपनी क्रम में आ रहा है कि नहीं। ये वाला में 6p कहाँ है, 6p के बाद 7f और 5f आ रहा है, बिल्कुल। मतलब ये क्रम से इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 ट्रिक हैं भाई, आपको जो भी ठीक लगे, चाहे तो ये वाली ठीक लगे, चाहे आपको ये वाली ट्रिक लगे, उस किसी भी ट्रिक से आप ऐसा मामला ध्यान रख लेना कि इस तरीके का ये क्या होता है, क्रम होता है, ठीक है। तो ये रहा आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या भैया, क्रम हो गया। अगर आपको इतना ध्यान में आ गया है, इतना बन जाएगा, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और 1 से 30 तक के तत्वों के अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहे
आपके 1 से 30 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को अब लिखना है। ठीक भाई, अब हमको ये पता होना चाहिए एक्स्ट्रा पॉइंट। ऐसे तो अपन पढ़ के हुए आ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि S में कितने इलेक्ट्रॉन, अब भी सीखे हैं 2, P में कितने उल्टा करके लिखेंगे तो 6, D में कितने तो भैया 10 है ना, और F में कितने तो 14 इलेक्ट्रॉन। बस बात खत्म। यहां तक का मामला आपको क्लियर रहे तो भगवान की दया से आगे बढ़ते हुए अपन सफल हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अब यहां पर हमारे पास में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक उनके नीचे लिखा हुआ है 1 है। तो इसका कैसे लिखेंगे भैया? इसको लिखेंगे अपन 1s1। ठीक, क्रम ध्यान रहना चाहिए अपने को, क्रम तो ध्यान रखना चाहिए। फिर क्रम मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, पर आप इसको याद कर लेना ट्रिक से। ठीक, आपको सिखा दिए पहले ही भैया ऐसा क्रम है, अब उसको ध्यान रख के आप लोग करना। अब यहां देखो, अब हमारे पास में है हीलियम। हीलियम का क्या रहेगा? देखो 1s, s में कितने जाते हैं बेटा? 2 जाते हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये 2 चले गए इसमें, है ना। फिर नेक्स्ट आ गया लिथियम। लिथियम का क्या बनेगा? 1s। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? 1s में। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहां पर जाएगा? 1s के बाद में क्या आता है? 2s, तो 2s में जाएगा। अब कितने बचे हैं? 1, तो 2s में 1 जाएगा। अब है बेरिलियम है, देखो यहां पर 1s में 2 चले गए, फिर आएगा 2s में। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 2 1s में चले गए, तो 2 ही कितने में चले जाएंगे? 2s में। ठीक है, अब अपन आते हैं काय में? बोरॉन में। तो देखिए 1s में कितने चले गए भैया? 2 जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 1s में चले गए, 2s में भी 2 चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या आएगा? 2s के बाद में क्या आएगा? 2p, तो 2p में कितने चले जाएंगे भैया? 1 चले गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कार्बन का। कार्बन में देखो 1s2 हो गया, फिर 2s2, फिर आ जाएगा 2p। तो देखो अभी तक के 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं अपन, है ना। अब अपने पास में 4 और 2 और बचे, तो 2 यहां पर चले गए। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट है देखो नाइट्रोजन का। देखो ये 1s2, फिर आ जाएगा 2s2, फिर आ जाएगा 2p। अब यहां तक के 4 हैं, 7 है वहां पर, तो यहां कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। फिर आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कैसे भरेंगे? 1s2, 2s2, फिर 2p, और क्या जाएगा? 4, है ना। 8 हो गए, 4 और 4 8। फिर आ जाएगा फ्लोरीन का, कैसे भरेंगे? 1s2, 2s2, फिर 2p, 2s के बाद में क्या है? 2p, और 2p में कितने जाएंगे? 4 यहां चले गए, तो 5 यहां जाएंगे। अब यहां पर आ गया क्या? 1s2, 2s2 और 2p, है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ 4 गए हैं, 10 हैं, तो 6 यहां चले जाएंगे, है ना। 6 जाते हैं p में, बिल्कुल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 6 डाल दिया। अब p में नहीं जाएंगे क्योंकि p फुल हो गया है। अब यहां से ध्यान रखना कि ये जो नियॉन है बेटा, ये कौन सी गैस कहलाती है? ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं। अक्रिय का मतलब है आइडियल गैसें कहलाती है ना, ये किसी से क्रिया नहीं करती। इसलिए क्या होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2, 2s2 और 2p6 है। इसलिए इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, चूंकि ये कभी बदलेगा नहीं नियॉन में, इसलिए इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम क्या लिख सकते हैं? Ne। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम और क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से समझना, इसको हम Ne और बड़ा कोष्टक में इसको पैक कर सकते हैं। ठीक है, इतने को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अक्रिय गैस नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए Ne लिख सकते हैं। इसको मैं और आगे आपको समझाता हूं। जैसे कि देखो, जैसे कि ये सोडियम है ना। अब सोडियम का इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसको फिर मिटाना पड़ेगा। अब जैसे सोडियम का देखना, सोडियम का हम कैसे लिख सकते हैं? 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6। तो कितने हो गए? 2 और 2 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 है ना। तो अब क्या आएगा? 2p के बाद में क्या आएगा? 3s, तो अगले में काय में चले जाएगा? 3s, और 10 यहां तक चले गए, तो इसमें 1 बचा। अब ये तो एक तरीका हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का लिखने का। हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि यहां से यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल सेम है, किसकी तरह? नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसा। देखो 1s2, 2s2, 2p6, बिल्कुल ये है। इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट ना करके मैं इसको कोष्टक में ऐसे लिख सकता हूं Ne बड़ा कोष्टक में,
इसका मतलब है ये कि ये लिखा गया यहां पर, है ना। और फिर उसके बाद में क्या लिख सकता हूं, 3s1। यह भी जो है यह सोडियम का ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये जो चीज है ये बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से दिया जाता है, और पहचानिए किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऐसा बोला जाता है। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम लोग समझ रहे होते हैं इस तरीके का, लेकिन पेपर में ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब वैसे ही आप देखो मैग्नीशियम का कैसे लिख सकते हो। तो देखो बेटा, यहां से 1s2 लिखते, 2s2 लिखते, 2p6, उसकी जगह क्या लिख दिए, Ne कोष्टक में। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, 3s। आप देखो कि नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके होते हैं, 10। तो यहां 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां पर कितने थे, 12, यहां 10 चले गए, तो इसमें कितने, इसके लिए कितने बचे, 2, और s में 2 चले जाएंगे। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया, ये बन गया किसका, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अब हम आगे का देखें, जैसे कि हमारे पास में है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का हम सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। देखो सिंपल वाला तो ये बनेगा 1s2, फिर 2s2, फिर बन जाएगा 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर आ जाएगा 3s2, कितने हो गए, 12, और फिर 3s के बाद में क्या आ जाएगा, 3p1। ठीक है, ऐसे भर देंगे। लेकिन हम इतने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, Ne ब्रैकेट में भी लिख सकते थे। ठीक है, अब सेम रिपीटेडली आपको ये वाला कर लेना है, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, और ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, और क्लोरीन का भी आपका क्या है, होमवर्क है। तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा। तो आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये बनेगा कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s के बाद में कौन आएगा, 3p6, 2 मतलब 4 और 6 10, और 2 12 और 6 18। इसका मतलब आप ये समझना कि यहां पर बेटा अब जो आर्गन है ना, ये फिर से अगेन कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम आइडियल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब बार बार अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यही सेम चीज रिपीट हो रही है, तो मैं इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, Ar, और ऐसे ब्रैकेट में उसको बंद कर सकता हूं। इस विधि से अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं पोटेशियम का, तो मैं एक तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसके बाद में 3p के बाद में मैंने क्या लिख दिया, 4s, और उसके बाद में 1 कर दिया। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई Ar को मैंने कोष्टक में पैक कर दिया। ठीक है, यहां इसके अंदर चले गए 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 19 इलेक्ट्रॉन। इसका लास्ट कौन था, 3p, तो 3p के बाद क्या आएगा, 4s, तो मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, 4s। 18 यहां चले गए, एक यहां चला जाएगा, 4s1, और इसका सेम बन जाएगा Ar और 4s2, ये रहा। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लिए कि भाई एक से लेकर के कहां तक के का 20 परमाणु क्रमांक, मतलब हाइड्रोजन से कैल्शियम तक के का अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए। तो भैया अगर आपको थोड़ा भी मंजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके स्माइल कीजिए, फिर थोड़ा सा लाइक बटन को ऐसे प्रेस कीजिए, उसके बाद में सब्सक्राइब बटन जो है उसको भी प्रेस करके जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। स्कैंडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर लिख करके रखा, क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। इसको आप धीरे देख लेना अच्छे से। अब हम जानते हैं कि भैया यहां तक का 4 6 10 2 12 और 18 यहां तक के का तो सब में रिपीट होने वाला है ना, सब में ही आएगा वो। तो क्योंकि देखो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भरे जाएंगे ना। तो यहां तक के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को बार बार ना लिख करके इसको अपन Ar और ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से इस दूसरे का परमाणु क्रमांक क्या बनेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar, यहां पर 18 चले गए। इसके बाद में क्या जाएगा 4s2, ये 18 और 2 कितने हो गए 20, और फिर आ जाएगा क्या 3d, और 3d में 20 और 2 चले जाएंगे, तो ये क्या जाएगा 3d2। ये बन गया टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो ऐसे ही आप अन्य के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना सकते हो। तो ये वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आपका होमवर्क है। मैं आपको समझाता हूं काय का, क्रोमियम का। क्रोमियम का कैसे बनाएंगे बेटा, देखो क्रोमियम का हमने फिर से क्या लिख दिए Ar लिख दिए।
AR की जगह आप इतना पूरा रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। अपन ने AR लिख दिए, फिर उसके बाद में क्या गया, अब 18 यहां चले गए तो 4s2 तो 20 हो गए, और इसमें क्या आ जाएगा 3d और क्या आ जाएगा 4, है ना। तो यहां तक 18 और 2 20 और 4 24 हो गए, है ना। तो ये जो है ये किसका बना, क्रोमियम का बना। लेकिन हमें भी ऐसा लगेगा, क्योंकि हम पूरी बात जानते नहीं, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने सही बना लिया, लेकिन वास्तव में ये जो चीज है ना, ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और इसका कारण है परमाणु का स्थायित्व, है ना। परमाणु का क्या भैया, स्थायित्व। देखो भाई, हर एक परमाणु जो है वो स्टेबल रहना चाहता है, मतलब स्थायी रहना चाहता है, जीवन में टेंशन नहीं चाहता वो। तो इसके लिए ना, इसको जीवन में अगर टेंशन नहीं चाहिए तो इसके लिए 2-3 ऑप्शन है। पहला तो है ऑप्शन कि अष्टक पूर्ण हो, ठीक, इस तरीके से स्थायी हो जाओगे। दूसरा ऑप्शन है कि भैया जो अंतिम उपकक्षा जो है, सब सेल जो है वो पूरी भरी हो, तो भी आप स्थायी माने जाओगे, ठीक है। और लास्ट तीसरा जो ऑप्शन है कि अंतिम कक्षा जो है, अंतिम उप कक्षा जो है वो आधी भरी हो, तो भी आप स्थायी माने जाओगे। ये 3 तरीके हैं जिससे कोई परमाणु जो है वो जीवन भर की सुख को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब आप यहां पर अगर देखो, ठीक है, या अंतिम उपकक्षा मतलब जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी बात हो रही है ना। आप देखो कि यहां अंतिम कक्षा कौन सी है, तो अंतिम कक्षा तो अंतिम वाली कौन है, 4s, लेकिन अंतिम उपकक्षा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या है, 3d। अब 3d का हम जानते हैं कि 3d का अगर अपन बॉक्स बनाएं तो 5 डब्बे बनते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, और उसके साइड में अगर 4s का भी बना लूं तो इसमें कितने डब्बे बनेगा, एक ही बनेगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। अगर क्या हो, अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में आ जाए तो होगा क्या, यह की कक्षा क्या हो जाएगी भैया, पूरी हो जाएगी। ये जो है अगर यहां आ जाएगा तो ये कक्षा क्या हो जाएगी, पूरी, मतलब आधी भर जाएगी। और ये वैसे भी आधी भरी ही रहेगी, तो ये भी आधी भरी हो जाएगी, ये भी आधी भर जाएगी। तो इसका मतलब ऐसा होने से ये जो हमारा क्रोमियम है ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। और स्टेबल होने के लिए ही यह कांड हो जाता है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां आ जाता है, 3d में आ जाता है। तो फिर इसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच क्या जाता है, तो यहां 4s में फिर 2 नहीं रह जाते, 4s में कितने रह जाते हैं बेटा, 4s में 2 ना रह करके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, और 3d में 4 ना रह करके 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 5। और यह बन जाता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो ये चीज आपको क्रोमियम के बारे में ध्यान रखनी है कि क्रोमियम में कैसा क्या सीन होता है, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखें मैग्नीशियम का सेम आप बना लेंगे। मैग्नीशियम का कैसा बनेगा, ये Ar, ठीक, 18 हो गए, फिर 4s2, इसमें कितने चले गए, 18 और 2 20 हो गए, और फिर आ जाएगा 3d5। अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और वो पहले से ही आधा भरा हुआ है ना। तो इसलिए यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके बाद में किसका बना लो, Fe का बना लीजिए। अब आप Ar वाला अगर भूल रहे हो तो अपन ऐसा वाला बना लेते हैं, क्या जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। देखो यहां तक 18 हो गए, 2 4 और ये 6 10 और 2 12 और 6 18, इतने को ही अपन Ar लिखते हैं, है ना। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, 4s2 और फिर आ जाएगा क्या, 3d। अब 4s2 यहां तक के 20 हो गए, अब 3d में कितने चले जाएंगे भैया, 6 चले जाएंगे, है ना, हो गया। अब वैसे ही आप यहां का भी कर लोगे, आगे का नियॉन का आप बनाओगे, और ये कोबाल्ट का भी निकिल का बनाओगे और कोबाल्ट का बनाओगे। ये दोनों आपके क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, ठीक है। अब मैं सेम जो क्रोमियम में नियम लागू हुआ था ना, वैसा ही नियम कॉपर में लागू होगा। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि Ar लिख दिए, 18 चले गए, फिर आ गया 4s2, तो ये हो गए 20, फिर आ गया कौन, 3d,
20 और 9 जाना है और तो 3D 9 हो गया है ना। अब यहाँ की भी कहानी देख लो, ये अगर हम इसका बॉक्स बनाएं तो क्या होगा, मामला ये होगा कि इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। ये 3D का बन गया। 4s का बनाऊं तो 4s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये ना तो आधा भरा है, 9 ही इलेक्ट्रॉन है, ना तो आधा भरा है और ना ही पूरा भरा है, तो इसलिए यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहां कितने हो जाएंगे भैया, यहां 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। स्थायित्व के लिए है, स्थायी होने के लिए ऐसा हो रहा है ना। तो इस कारण से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां से बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा और यहां पर 10 हो जाएगा, है ना। तो ये कापर में, वो क्रोमियम में और कापर में ऐसा मामला होता है, बाकी सब में सेम है। अब जिंक का ऐसे ही बिल्कुल लिख लेंगे, क्या आ जाएगा जिंक का कि AR, ये 18 चले गए, फिर आ जाएगा 4s2, ये कितने हो गए भैया, ये 18 और 2 20 हो गए, और फिर आ जाएगा 3D पूरा का पूरा 10, ये 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लिया, कुछ एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के बारे में आपने जाना। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो सबसे पहली बात तो ये कि ये चीजों को अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरी बात ये कि ऐसे बच्चों तक के इस वीडियो को शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद में अच्छे से एक बार क्लास लेने के बाद में स्माइल करना, फिर वही चीज लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।